आज के समय में रफ्तार बहुत तेज है और दिशाएं कई, लेकिन ऐसे समय में जरूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ बदलाव को देखे नहीं बल्कि उसे समझे और सही दिशा दे। मॉडर्न कल्चर वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यूज जैसे विषयों पर जहां बहस आसान है लेकिन संतुलन मुश्किल, वहां अनुभव, दृष्टि और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न केवल मीडिया जगत में एक नई क्रांति की शुरुआत की बल्कि हमेशा अपनी जड़ों और मूल्यों को सर्वोपरि रखा, जिन्होंने हमें सिखाया कि ऊंचाइयों को छूने के लिए अपनी संस्कृति को भूलना नहीं बल्कि उसे साथ लेकर चलना जरूरी है। इसी अनुभव, इसी दृष्टि और इसी जिम्मेदारी के साथ हमें मार्गदर्शन देने के लिए प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। थैंक यू। बैठिए। आज का विषय क्या है? आप में से एक आदमी हाथ उठा के बताए। मॉडर्न कल्चर वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यूज। मॉडर्न कल्चर वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यूज, व्हाई एंड हाउ टू ब्रिज द गैप। आपको लगता है कि पहली बात तो ये कि गैप है क्या? कैसा गैप है? Sir, I believe that when we are talking about traditional values and modern culture, so I believe that in this context, the gap may be defined in two ways. First of all, there is a generation gap in this regards, and second of all, there is a communication gap between those particular generations. So, because of that, I believe that the evolution of traditional values in the context of modernity today has been more of a volatile situation. Very good answer. Why should it be bridged? The gap should be bridged. चलो, आपने कहा कि गैप है क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन की कमी है, तो ये गैप ब्रिज क्यों होना चाहिए? चल रहा है, ठीक से चलने दीजिए जैसे चल रहा है। क्या आवश्यकता है कि ये गैप ब्रिज होना चाहिए? In today's pattern, whenever we communicate, शायद ये डिफरेंस इसी वजह से है कि we communicate to reply, but not to understand. और जहाँ तक ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो पा रही है। कई जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल कह देते हैं, और बल्कि जो जेनजी है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल एज से भी इन्फ्लुएंस हुई है। बट आई थिंक ये गैप इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम एक डिफेंस मैकेनिज्म पे चले जाते हैं जहाँ हम सामने वाले को एम्पैथेटिक वैल्यू से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बस एक जवाब देने के लिए एक ऐसा सोशल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो आई थिंक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया एक यूथ सेंट्रिक कंट्री है, बहुत लार्ज यूथ है हमारे पास, एंड उस यूथ को अच्छे तरीके से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इंडिया के यूथ के अंदर ये परवरिश है कि अपने सीनियर्स के बातों को फॉलो करना, अपने पेरेंट्स को या उनको, सो अगर उनके बीच के गैप्स क्लियर होंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी एंड यूथ और बेटर परफॉर्म कर पाएगी एंड सीनियर सपोर्ट कर पाएंगे। वेरी गुड आंसर। So my question is कि how do we exactly define modern culture and traditional values? Like, are we comparing time periods, way of thinking or power structure? नहीं, ये डेफिनेशन तो देखिए, जो पहले की जनरेशन है, जो 1947 से लेके 1970 तक जन्म लिया है, जिसने इवन 70 से लेके 80, 85, 90 तक भी जन्म लिया है, वर्सेस जो आप लोग हैं जिन्होंने इस सेंचुरी में 2000 के बाद जन्म लिया है, जो टाइम पीरियड है उसका गैप है, उसकी वजह से थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है। अब उसको गैप को ब्रिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, ये आपकी अपनी सोच है। मुझे जहाँ भी जाने को देखने को मिलता है, बहुत से घरों में जाता हूँ मैं, बड़ा समन्वय है आपस में, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी और बुज़ुर्गों में भी। लेकिन जो बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई है, दिल्ली है, और वहाँ भी जो ज़्यादा, जिनके पास धन ज़्यादा आ गया है, वहाँ पे समन्वय नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है, एक सोच नहीं है। तो अलग अलग चीज़ इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। बट अगर हम जनरलाइज करके देखें तो जो
ट्रेडिशनल और मॉडर्न में जो डिफरेंस है, फोकस की अगर बात लें तो ट्रेडिशनल वे में जब जो हम जैसे उम्र के लोग हैं, हम लोग कलेक्टिव विजडम में विश्वास करते हैं। गुड और बैड की एक हमारी अपनी एक अलग परिभाषा है। आपकी परिभाषा गुड और बैड की थोड़ी अलग हो सकती है। हम अपनी ड्यूटी को एक अपना धर्म मान के उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। आप अपना उस चीज़ को करते तो हैं, लेकिन आप उसको अपना ऑटोनॉमी से करना चाहते हैं, इंडिविजुअलिटी से करना चाहते हैं। कलेक्टिव विजडम वाली बात कम होती है। गलत कुछ नहीं है, आप भी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन एक समाज में सर्कमस्टांसिस के अनुसार चेंजेस होता रहता है। और फिर जिस तरह से अपब्रिंगिंग होगी, जिस वातावरण में आप बड़े होगे, उस तरह का आपका माहौल बनेगा, आपका दिमाग बनेगा, उस तरह की आप बात भी करने लगेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर मनुष्य किसी एक तरह के बात को अगर लगातार 26 दिन तक आप उसको करो तो वो आपकी आदत बन जाएगी। आज का युग तो बड़ा डिफरेंट है। तो सोशल स्ट्रक्चर की बात अगर उसको कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल में एल्डर्स हैव गॉट अथॉरिटी, जब आप जो मॉडर्न है वो इक्वालिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल में सोशल स्ट्रक्चर में जेंडर रोल भी प्ले करता है। आप उस बात को नहीं मानेंगे। आप अपनी यूथ का इनपुट ज़्यादा चाहेंगे कि मिले, बजाय इसके कि एल्डर की अथॉरिटी को माना जाए। टुडेज पेस बाय विच I will work and perform will be very different than what you will do. So ये सब कुछ चीज़ें थोड़ी सी होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपस में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस से कहीं ना कहीं टेंशन्स क्रिएट होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है। उसकी वजह से अगर अच्छा हो, जैसे किसी ने कहा यहाँ कि अगर यूथ को आप मिल के लेके चलेंगे, मॉडर्निटी को ट्रेडिशनल के साथ मिला के चलेंगे, उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। तो ये है। अब रीज़न क्या है गैप के, इसको अगर आपने किसी ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो हमारे बीच में रहता है, दैट इज़ मेन रीज़न। आप में से कोई और कहना चाहेगा कुछ कि क्या रीज़न है? मेरे दो दोस्तों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और यूथ पावर, यूथ पोटेंशियल के बारे में कहा। जी। तो आपने पूछा था कि ये ब्रिज बनाना क्यों ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ब्रिज इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक बहुत ही ज़बरदस्त कोलैबोरेशन कर सकते हैं जो मॉडर्न कल्चर है और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उसके बीच में। ये कोलैबोरेशन इसलिए हो सकता है ताकि एक कुछ बेहतरीन बन सके, कुछ बेहतर ज़िंदगी बन सके, कुछ बेहतर एक दुनिया बन सके। और जो आप गैप के बारे में पूछ रहे हो ये क्यों है, तो इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से पीपल आर नॉट हम्बल इनफ टू अंडरस्टैंड। द सीनियर्स आर नॉट हम्बल इनफ कि वो अपने जूनियर्स को एक प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ बता सके, एंड द जूनियर्स आर नॉट हम्बल इनफ कि वो अपने सीनियर्स को सुन सके कि वो क्या बता रहे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न। मॉडर्न कल्चर वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की जगह है अगर हम इसको यूँ कहें कि जेन जी वर्सेस जेन एक्स, वो जो डिफरेंस है उसकी बात करें, और उसमें फ़र्क है। सेम कल्चर में होते हुए भी उसमें फ़र्क है। एक ओबीडियंस फैक्टर क्रिएट हो जाता है बड़ों में और बच्चों में। एक हमारे सीनियर आतिफ भैया, मैं जानती हूँ, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम्बलनेस होना ज़रूरी है। सो दैट कॉन्सेप्शन ऑफ वेरी हम्बलनेस वो एक हद तक हेल्प कर सकती है ये समझने में कि अगर बच्चों को कुछ कह रहे हैं ओबे करने को, हर बारी दे मस्ट बी कमिंग, वो एक एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा फेस करा, और उनके ये ना चाहना कि वो उनके जूनियर्स और उनके दूसरे जनरेशन वाले भी वो चीज़ फेस करते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े आते हैं। बट हमारे टाइम पे चीज़ें अलग हैं। तो सर एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है जहाँ पे वो रूट्स भी रहे, चाहे वो ट्रेडिशनलिटी भी रहे, वो रिस्पेक्ट भी रहे, एंड एट द सेम टाइम वो एक अंडरस्टैंडिंग भी रहे। इतनी आप में हम्बलनेस होनी चाहिए कि आप अपने बड़े की बात सुन लो, और हाँ। बड़े में भी इतनी हम्बलनेस होनी चाहिए कि छोटे की भी बात सुने। हाँ।
लेकिन कई बार हम हम्बल नहीं होते, कई बार एरोगेंसी आ जाती है। तो जहाँ हम्बलनेस रहेगी आप दूसरे की बात सुनेंगे। आपको यदि लगे कि सुभाष चंद्र यहाँ पे स्टेज पे खड़ा है, प्रोफेसर साहब ने कहा है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, 1 घंटा बेकार करना पड़ेगा, तो आप फिर आधी बात सुनेंगे, आधी बात नहीं सुनेंगे। चाहे भले ही वो बात आपके कानों तक आ रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, वो आप नहीं सुन ही नहीं पाएंगे। जी जी। तो ये भी होता है। So, आपने क्वेश्चन पूछा था कि जनरेशन एक्स और जनरेशन जी में जो गैप है ये क्यों है। आई थिंक कि ये गैप इसलिए है कि इंसान से बात करना भूल गया। जो जनरेशन जी है वो ज़्यादा कम्युनिकेट इंसानों से नहीं करते, मशीनों से करते, तो इसीलिए ये गैप बढ़ता जा रहा है। ये गैप बढ़ता तो जा रहा है। अगर इंसान से कम्युनिकेट करे, मशीनों से कम करे, आई थिंक ये ब्रिज हो जाएगा गैप। बहुत अच्छी बात है आपने कही डॉक्टर बख्शी ने। इस बात से आप में से कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग नहीं? अरे बाप रे, सहमत तो आप सभी हैं, लेकिन 6 घंटे आप प्यार उस मशीन से करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं बोलने का, वैसे हर घर में नहीं मौका दिया जाता है बोलने का। अगर हम अपने सवाल को भी आगे रखें कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, आप गलत हैं, तो वो हमें समझते हैं कि तुम छोटी हो, तुम्हें पता नहीं है अभी, कि हमने दुनिया देखी है, हमें पता है। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आपने दुनिया देखी है, लेकिन हमें भी वो देखने का मौका मिले, हमें भी एक्सपीरियंस करना है। आप हमें पहले ही रोक देंगे तो हम एक्सपीरियंस कैसे कर पाएंगे? ये बात मैं खास करके जो हमारे मित्र अपने घर में बैठे हुए ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अहम है इस बात को जानना कि आप अपने बच्चों को, अपने युवाओं को केवल इसलिए चुप मत कराइए कि वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो यंग है, उनको कुछ मालूम नहीं है। आपको बहुत कुछ मालूम है। मैं आपको सच में कहता हूँ, मैंने जितना ये सच शो करते हुए जितने युवाओं से मिलता हूँ, जानता हूँ, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर उनको सुनेंगे, उनकी बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके और उनके बीच में जो दूरी बनी हुई है वो कम होगी। ये सर, अगर इंसान पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे, और जैसे कि आजकल हम किसी भी चीज़ की कंसल्टेंसी के लिए एआई को रीच आउट करते हैं, हम एआई से पूछते हैं इन कंपैरिजन टू आस्किंग अवर एडल्ट्स, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशू इसीलिए ही आता है, या हम एआई को इसीलिए ही रीच आउट करते हैं क्योंकि जब भी हम अपने एल्डर्स से या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब वो हमें एक्सप्लेन करते हैं उस समय हमें कोई काउंटर डाउट आता है, तो जब हम पूछने जाते हैं तो सामने वाला हमें ये बोलकर चुप करा देता है कि तुम ओबीडियंट नहीं हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, ये सब तो होता है नहीं सर। करते, ऐसा तो नहीं सर है। सब नहीं करते होंगे, आई एग्री, बट मेजॉरिटी में यही होता है कि हम अपने बड़ों से सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हम हम्बल नहीं हैं, बड़े सही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एआई से या या नहीं, सही होंगे, लेकिन उनको जवाब तो आपके प्रश्न का देना चाहिए, आपको बताना चाहिए। सर, तो वही बात है कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं आजकल वो एआई को रीच आउट इसीलिए ही करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ में ही, हमारी जो लाइफ में हमें जिस तरीके से बड़ा किया गया है उसमें ही ये फील हो जाता है बच्चों को कि हमें बड़ों से सवाल नहीं करने चाहिए। पर थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं कहूँगा, एआई का आपने प्रश्न उठाया यहाँ, एआई क्या है? एआई भी तो आपने और हमने जो कुछ फीड किया है इंटरनेट पर, उसी को पढ़ के आपको वापस बता रहा है, वो अपना कोई उसका दिमाग नहीं है। तो इसलिए वो पूरी 10, 100, 50, 200, 500 लोगों से पूछ करके वो बात बता रहा है। सर, मेरे अकॉर्डिंग ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं तो उनके अंदर एक वो काइंड ऑफ रैशनल थिंकिंग डेवलप हो रही है। तो अगर कोई भी आपका एल्डर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो आप में उसके खुद के थॉट्स होंगे, एंड हो सकता है आप उनसे एग्री कर रहे हो सकता है आप डिसएग्री कर रहे हो। तो वहाँ पे अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग करनी है तो थोड़ा बड़ों को भी झुकना पड़ेगा एंड थोड़ा छोटों को भी बढ़ना पड़ेगा। झुकना और बढ़ने की बात नहीं है। सर, कई बार क्या होता है, जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, आपस में चर्चा भी करते हैं, बल्कि मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ।
क्योंकि मैं उनको जब उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है। मुझे लगता है नहीं कि मैं उनको कोई जानकारी दे सकूँगा, कुछ ना कुछ बता सकूँगा, तो मैं चुप होकर सुनता रहता हूँ। तो उसमें वो ये भी कह सकते हैं कि माय ग्रैंडफादर इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। तो दोनों तरह की बातें, पर आपने अच्छी बात कही। As a Gen Z, sir, our minds are driven by curiosity, but the Gen X minds are mostly filled with experiences and history. That's the thing. Second चीज़ सर जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि I agree, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो हमको अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ना कि एक्सपीरियंसेस एंड जजमेंट के लिए। बिकॉज एवरी ट्रैजेक्टरी ऑफ चेंज पर्सन टू पर्सन डिफर्स, उसका फ्यूचर अलग होगा। एंड सर लास्ट पॉइंट जो आप बोले कि सर एआई की अगर बात आती है तो हम मशीन्स पे इतना क्यों जाते हैं। सर व्हाट आई कैन से फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एआई मुझे जज नहीं करता, एआई लिसन्स टू मी, एआई ऑल्सो रिप्लाइज बैक्स एंड टेल्स मी दैट इट डजंट नो सम प्रॉब्लम्स। हमें अगर कोई चीज़ की आंसर नहीं पता है तो हमें एआई ये नहीं बोलता कि शायद वो जो सुपरफिशियल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि यार तुम इसका नाम मत लो, ये रात में आ जाएगा, भूत आ जाएगा। नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। दैट इज व्हाई आई हैव फाउंड अ सेफ स्पेस विद एआई। दैट इज द थिंग। मेजर चीज़ ही कि दे मशीन डोंट पास जजमेंट अगेंस्ट यू। सर मैं यही कहूँगा, जैसे अभी बात हो रही थी जो दोनों जनरेशन्स है उसमें एक एक्सपोजर की कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एटलीस्ट इस टॉपिक पर बात तो कर रहे हैं, हम समझ तो रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इस गैप को हमें फिल करना है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, एक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो एक इंसान की लाइफ को शेप करता है। जब हमें पता है तो फिर हमें हम्बल होकर खुद उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ेंगे तभी ताली बजेगी। जो इतनी सब बात अभी तक हमने की उसमें कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटलाइजेशन हैज़ प्लेड ए वेरी बिग रोल इन क्रिएटिंग दिस गैप। और जो पेरेंट्स या जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनको हम ट्रेडिशनल व्यक्ति कहते हैं या हम उनको कहते हैं कि बड़े पुरानी सोच का आदमी है, इस तरह के तक में हम भी पास कर देते हैं, हम भी जजमेंट पास कर देते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उन चीज़ों को नहीं समझा हो, आज वो डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में नहीं उतना गए हों। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है जो जेन एक्स के हैं, वो लोग भी आज डिजिटलाइजेशन में घुस रहे हैं, पता कर रहे हैं, वो भी उनको भी पता है। और जहाँ वहाँ उनको पता है वहाँ पे गैप्स कम ही होते हैं, दिक्कत कम होती है। एल्डर्स क्लिंग टू हेरिटेज एंड यूथ चेज द नॉवेल्टीज। यू वांट टू हैव न्यू थिंग्स ऑल द टाइम, नॉवेल्टीज यू वांट टू क्रिएट, एंड टेंशन बिटवीन द टू, दिस क्रिएट्स ए रिस्क ऑफ कल्चरल लॉसेस। और कल्चरल लॉसेस किसी के लिए भी काम का नहीं है, समाज के लिए काम का नहीं है, समाज के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो। दैट इज़ व्हाट विल लीड टू सोशल फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो। लेकिन पिछले दिनों मुझे देखने को मिला एक नया वर्ड मैंने भी सीखा, भजन क्लबिंग। यहाँ पे ट्रेडिशन और मॉडर्न दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण देखा मैंने। आप भजन संध्या में, कीर्तन इत्यादि में जब दादाजी ने अरेंज किया तब तो नहीं गए, हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बैठ के पालथी मार के आंखें बंद करके भजन सुनना है, वो तो अपने को नहीं जमता है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट जिसने भी निकाला होगा, मैं उसको साधुवाद देना चाहूँगा कि उनका भजन करिए, भजन सुनिए, अपने हिसाब से सुनिए। आपको डांस करना भजन पे अच्छा लगता है, करिए, उस म्यूज़िक को भी आप आनंद लीजिए, भजन का भी आनंद लीजिए। तो ये एक बड़ी अच्छी एक जो चीज़ देखने को मिली। और मैं समझता हूँ कि जेन जी किसी भी चीज़ को करती है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके उसको अपने रूप से जो उनको अच्छा लगता है उसको किया, और उसी तरह से अपना एनवायरनमेंट अच्छा बना लिया आपने, और एंजॉय कीजिए, अच्छी बात है। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें उनको मॉडर्न वे में किया जा सकता है।
मैं आपको मिलाना चाहूँगा डॉक्टर शिव दर्शन मलिक जी से। ही इज़ ए डॉक्टर PhD इन केमिस्ट्री। इन्होंने जो कंक्रीट का दूसरा नाम बदल के उसको इन्होंने गोक्रीट कर दिया। तो उन्हीं से सुनेंगे कि क्या है। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मलिक। आइए, धन्यवाद। आप बताएंगे इनको स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे इसको मॉडर्न चीज़ को ट्रेडिशन को इकट्ठा मिला के किया। इतनी देर से हम एक चर्चा में सुन रहे हैं मॉडर्निटी। ये शब्द मेरे सामने भी अनेक बार आया है और मैंने इस शब्द को बड़े अच्छे से समझा है। प्रगति, विज्ञान, विकास, मॉडर्निटी, ये लगभग एक ही सिक्के के विभिन्न पहलू हैं। और ये सब कुछ क्या है? मार्केटिंग। ये सब कुछ क्या है? मार्केटिंग। अगर पिछले 20 साल से, लगभग 20 साल से, उससे ज़्यादा की भी बात करूंगा, 1990 की बात करूं, 1990 में जब हम दिल्ली आते थे रोहतक से और सफ़ेद कमीज पहन के आ जाते थे, शाम तक दिल्ली में रहते थे, तो कमीज का रंग कैसा हो गया जाता था? काला। आज क्या है? 2026। AQI कितना है? क्या मॉडर्न हुआ भाई? क्या हम हवा को शुद्ध कर पाए? मॉडर्न क्या हो गया? मॉडर्न और आधुनिक क्या है? मॉडर्न और आधुनिक वही है जो अब है। मैं और आप बात कर रहे हैं, यही आधुनिक है। थोड़ी देर में यह पल भी पुराना हो जाएगा। तो ये मार्केटिंग के टूल्स हैं। जैसे अभी मैं कुर्ता पजामा पहने बैठा हूं, तो मैं क्या हूं? ट्रेडिशनल। अगर मैं 5,000 10,000 रुपए दे के किसी कंपनी की जीन्स खरीद लूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? मॉडर्न। क्यों बनूं मैं मॉडर्न? क्यों पैसे उसको दूं मैं? क्यों ना मैं मेरे गांव का जो दर्जी है अपना कपड़ा उसके पास लेके जाऊं और डिजाइनर, सेल्फ टेलर्ड, मेरा वो माप लेगा, यहाँ से यहाँ तक इतना है, यहाँ से यहाँ तक इतना है, यहाँ से यहाँ तक, वो कमीज और कुर्ता में क्यों ना पहनूं? फैक्ट्री के अंदर 20,000 25,000 30,000 जीन्स डाल दी, वो पता नहीं किस मटेरियल से बनी है, कैसे बनी है, उसका क्या क्या उसमें केमिकल लगा हुआ है, वो मैं पहन रहा हूं। जबकि मैं मेरे गांव में जाता तो मुझे पता है ये कपास किसने बोई है, क्या ये कपास GM है या नॉन GM है। GM का नाम सुन रखा ना? जेनेटिकली मॉडिफाइड। रेशा बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर क्या डालो? इसके अंदर मकड़ी के जीन्स डाल दो। क्या कभी पौधे का और जीव का कभी मिलन हुआ है क्या? जगत के अंदर जो जीव प्रजाति है वो बिल्कुल अलग है और जो पौधा प्रजाति है वो बिल्कुल अलग है। इसको अगर मॉडर्निटी कहते हैं तो मैं तो इसको मॉडर्निटी नहीं कहता। ये तो कुछ कंपनियों का अपना प्रचार है, कुछ कंपनियों का अपना व्यापार है जो इसको अपने आप को कर रही हैं। डॉक्टर मलिक, अगर ये बात सही है आपकी, लेकिन इस युग में रह रहे हैं और कम्युनिकेशन का शोर शराबा इतना अधिक है कि कई बार किसी झूठ को भी हम बार बार बोलें और ऊंची आवाज़ में बोलें तो वो भी आजकल दुनिया सच मानने लगती है। अगर आप बताएं कि आपने जैसे कंक्रीट की जगह आपने गोक्रीट बनाया, उसकी पूरी बताइए ज़रा, थोड़ी सी कहानी। यही मॉडर्न, इनको बच्चों को समझ में आएगी, एंजॉय भी करेंगे। जैसे मैं कंक्रीट की बात करूं तो मुझे पता है कि आज जो हमारी सृष्टि का जो विनाश होने लग रहा है वो कार्बन के कारण होने लग रहा है, कार्बन एमिशन के कारण होने लग रहा है। जब मैं 6वीं या 7वीं में था तभी मैंने विज्ञान के अंदर ये पढ़ा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये एक दिन खत्म भी हो जाएंगे, इनका हमें विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। उस टाइम पे मैं 6वीं 7वीं में था। आज जब 2026 में आप और हम ये बातें कर रहे हैं तो पिछले जो 3 साल हैं, 2024, 2025 और 2026, वो जब से हमने तापमान को मापना शुरू किया उसमें वो सबसे ज्यादा गर्म साल रहे हैं। जो कहते हैं ना 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा तो काफी उथल पुथल हो जाएगी, काफी जो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, वो 1.5 डिग्री से ऊपर के ही है। जब हमें पता चल गया कारण ये है तो निवारण भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान वो विशेष ज्ञान है जो आज मेरे सामने समस्या उसको दूर कर दे। विज्ञान का मतलब कंप्यूटर्स नहीं है, विज्ञान का मतलब AI नहीं है।
तो जब मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा जो कार्बन एमिशन है वो सीमेंट कंक्रीट लोहा इसी से हो रहा है। 1 टन जब हम सीमेंट बनाते हैं तो 3 टन कार्बन जला देते हैं। 3 टन कार्बन क्या कर रहा है? 3 टन कार्बन 7.5 टन ऑक्सीजन को लेके उसको भी खत्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। डॉक्टर मलिक बता रहे थे कि 1 टन सीमेंट बनाने में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट किया जाता है और वो 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड अनदर 8 टन की ऑक्सीजन जो हमारे लिए अच्छी है उसको भी खा जाता है। जी, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 1981 से 2026 कितने साल हो गए? लगभग 145 साल, 146 साल। 146 साल के अंदर 280 ppm को हम 450 ppm कर चुके हैं और रोज आए साल ये ppm बढ़ता जा रहा है। 3 ppm 4 ppm कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और 3 ppm 4 ppm ऑक्सीजन कम हो रही है। ऑक्सीजन को हम ये ना माने कि अनंत है, ये असीमित है, इसकी भी एक निश्चित मात्रा है। हम अरबों खरबों टन जो ये तेल फूंक रहे हैं उससे अरबों खरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वन है, हमारे पास एग्जिस्टिंग जो वेजिटेशन है, जंगल है, पेड़ हैं, वो उसको खपा नहीं पा रहे हैं। उसको कौन खपा रहा है? उसको खपा रहा है समंदर। और समंदर के अंदर क्या हो रहा है? H2O + CO2 = H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन रहा है। यानी कि हम समंदर का पानी भी अम्लीय बनाते जा रहे हैं और हमारी इन गतिविधियों से समंदर के अंदर पिछले दिनों पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ा था कि समुद्र में भी एसिडाइजेशन जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। पर इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन जैसे मैं बता रहा हूँ गोक्रिट, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमें जो है जो जीव हैं उन जीवों को वापस काम देना पड़ेगा। आज हम धरती को निर्जीव करते जा रहे हैं। इन्होंने जो कंक्रीट जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं कंक्रीट से, ईंट गारा पत्थर लेके सब कुछ करके बनाते हैं, उसकी जगह गौ का गोबर, मिट्टी और कुछ और चीज़ें लेकर के एक ऐसा प्लास्टर बनाया है जो कि अगर आप अपने घर पे करेंगे तो सर्दी में वो घर अंदर से गर्म रहेगा और गर्मी में वो घर अंदर से ठंडा रहेगा और वातावरण के अंदर कुछ भी खराबी नहीं होने देगा। आपके कमरे के अंदर या मकान के अंदर कोई ऐसा प्लास्टर लग जाए जो हवा को शुद्ध कर दे, जो खुशबू दे, तो मॉडर्न नहीं होगा ना? उसको मॉडर्न मानेंगे या ट्रेडिशनल मानेंगे, ये क्वेश्चन है। मॉडर्न। लेकिन इसके अंदर जो मैंने लगाया वो क्या लगाया? गोबर। क्या लगाया? ट्रेडिशनल चीजें लगाई। गोबर। ये दिमाग है ना ये मेरा, इसके अंदर गोबर और भूसा भरा है। ये पहले से हो रहा है लेकिन आज आपके घर में नहीं ना। हमारे साथ समस्या क्या है कि कोई भी नया आविष्कार होते ही हम जो है ना भूतकाल में पहुंच जाते हैं। मिसाइल तो महाभारत में थी ना, इंटरनेट तो था ही, वो संजय ने उसको बताया था, वो तो पहले से था ही ना, ये तो पहले से था ही ना। अरे वो पहले था, आज क्या है, अब क्या है, उसको देखो ना। क्या आज आपके घर में लगा हुआ है क्या? इतने जितने बैठे हैं इनमें से पहले पता नहीं क्या क्या था। वही ट्रेडिशन है। मॉडर्न क्या है जो आज है? ये तो चीज़ पहले से होती आ रही है। जैसे मैं बिहार से आता हूँ तो हमारे गांव में, मेरे नानी गांव में सेम जैसा आपने बताया सेम वैसा ही घर पहले भी था। बिल्कुल सही कहा। और आज भी है। बिल्कुल सही। और लेकिन दिक्कत ये है कि आपने जो बोला गोबर मिट्टी से वो बनता है, तो वो अगर ज्यादा मूसलाधार बारिश हो गई, तूफान आ गया, तो क्या वो घर बचेगा? यही हमें करना है। अगर हमें किसी पुरानी चीज में, ट्रेडिशन में अगर कोई कमी है, उस कमी को दूर कर लेना ही यही विज्ञान है। प्राकृतिक भवन क्या होते हैं? प्राकृतिक भवन वो भवन होते हैं जो आपके 10 किलोमीटर के एरिया से 90% सामान ले और उससे वो बने। भवन कितना बड़ा बिजनेस है, बिल्डिंग जो है कितना बड़ा बिजनेस है? बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है। मुझे पता चला कि मिट्टी का मकान गर्मी और सर्दी को रोकता है, हवा को शुद्ध रखता है, स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। उसके बाद बीच में मैं सीमेंट वाले मकान में चला गया। जब मैं सीमेंट वाले, टाइल वाले, पत्थर वाले मकान में गया तो मुझे पता चला यहाँ पे मुझे सफोकेशन हो रही है। यहाँ पे गर्मी होते ही मुझे एसी चलाने की जरूरत पड़ रही है और एसी के लिए फिर मुझे बिजली का बिल भरने की जरूरत पड़ रही है। और जो बिजली बन रही है वो कार्बन से बन रही है और वो मेरे पर्यावरण के लिए, मेरे पृथ्वी के लिए, संसार के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने उसका रास्ता ढूंढा। मैंने क्या ढूंढा कि मैं अगर 52 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान जहाँ पे राजस्थान में और हरियाणा में है, वहां पे मैं बिना एसी के कैसे रहूं। वो चीज मैंने खोजी। वो तरीका कहां से मुझे मिला? मुझे पुरातन चीजों से ही मिला। मेरे दादा परदादा जो करते थे उन्हीं से ही मिला। तो वो जो चीजें हैं, जो पुरानी अच्छी चीजें हैं, उसको छोड़ना मॉडर्निटी नहीं होती। पुरानी चीजों को, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो सनातन है, लगातार है, सस्टेनेबल हैं, उन सस्टेनेबल चीजों को छोड़ना वो गलत है।
अगर हमें पता है कि मिट्टी के मकान अच्छे हैं तो हमें जो है मिट्टी के मकानों की तरफ शिफ्ट होना ही चाहिए। जब मैं इंग्लैंड में गया, दूसरे देशों में गया, खास तौर पे इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में गया, तो मैंने वहां पे जाके क्या देखा कि जो लोग हैं वो थैच रूफ के अंदर रहते हैं। और कौन लोग हैं? जो सबसे ज्यादा धनी लोग हैं। और थैच रूफ क्या है? थैच रूफ वही है जो मेरा दादा छप्पर डालता था सरकंडे से, घास फूस से। उन्होंने उस सरकंडे को, उस घास फूस को इस टाइप से टाइट कर लिया, इस टाइप से बांधना सीख लिया कि वो बिल्कुल सुंदर दिखाई देता है। जैसे आपने कीर्तन संध्या को भजन क्लबिंग में कर दिया कन्वर्ट, ऐसे ही इस चीज़ को, ट्रेडिशन को भी, थैच रूफ को भी आज मॉडर्न रूप से आप बना सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मलिक साहब से पूछिए। अब Thank you, Dr. Malik, for your contribution that you have discovered this thing. But can we use this what do you call this? Go-crete for building like huge skyscrapers or something? हाँ बिल्कुल, आप इससे अगर बहुमंजिला बनाना चाहते हैं तो बहुमंजिला बना सकते हैं। Also, I wanted to ask, like, do you want to thank the traditional idea behind this making of this go-crete? Or do you want to thank the modern question that rose to that led you to the discovery of this thing? देखो चीज क्या है, ये चीजें मन में कैसे आती हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर गए और उन्होंने कहा कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन पे हम ले आएंगे। उन्होंने एक डेट डिसाइड कर दी 2070 की कि 2070 तक भारत जो कार्बन एमिशन नहीं करेगा। तो हमें आज से ही तो काम करना शुरू करें, अल्टरनेट पे काम करना शुरू करना पड़ेगा ना, कि 2070 तक हमारी जो बिल्डिंगें हैं वो सारी इस प्रकार की बने जो कार्बन नेगेटिव हो। बिल्डिंग 3 प्रकार की हैं। एक प्रकार की वो है जो कार्बन एमिशन करके बन रही है, दूसरी वो है जो कार्बन न्यूट्रल है, और हम जो आ रहे हैं कार्बन नेगेटिव की तरफ, यानी कि जो प्रदूषण हमने कर दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कर दिया, वो भी तो कम करना हमारी ड्यूटी है ना। हमने तो सबने मिलके किया है, तो सबने मिलके वो कम करना है। तो हमारा जो go-crete है वो कार्बन नेगेटिव है। जैसे आपने अभी अपने वाक्य में कहा था कि इंसानों को उन चीज़ों पे वापस शिफ्ट कर जाना चाहिए जो पहले उन जीवों का काम था। तो एक एग्जांपल से समझते हैं सर, एक किसान खेत जोतने के लिए आज ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है, कल्टीवेटर का यूज़ कर रहा है। पहले के समय में बैल और घोड़े वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के समय में एक इंसान के लिए गाड़ी खरीदना ज़्यादा आसान है एक घोड़ा पालने से कहीं ज़्यादा। तो उस शिफ्ट पे हम वापस कैसे आ सकते हैं? क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को खत्म एक आसानी और कन्वीनियंस की बात आपने कही, ये मशीन जो है वो कन्वीनियंस देती है। आप जवाब दें। आपने जो क्वेश्चन किया ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे रोल होता है सब्सिडीज का। जब मैं बैल से खेती करता था, मैंने अपने बचपन में बैल से खेती की है, मैंने बैलगाड़ी भी चलाई है, तो उस टाइम पे मेरी मानसिक शांति और मेरे पास आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी थी। मेरी दादी के पास इतनी बड़ी कंठी थी, मेरी दादी के पास सोने का इतना बड़ा कोका था, इतना बड़ा वो था, और यहाँ पे चांदी का वो था, कड़ुल्ले जो चांदी के इतने मोटे मोटे उसके पास थे। उसके बाद मुझे किसी ने ट्रैक्टर दे दिया, ट्रैक्टर के ऊपर मैं किस्त ही भरता रहा। बैल जब तक मेरे घर में था तब तक मैं आत्मनिर्भर था। जब तक मेरे पास बैल था मैं आत्मनिर्भर था, और मेरे पास मेरे पूरे परिवार के पास काम था। आज मेरे पास बैल नहीं ना, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर आधा घंटे के अंदर चला के फिर मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे बैठ के ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहा हूँ। अगर मैं आज एक रूप से देखें तो आज से 30-40 वर्ष पहले कोई सब्सिडीज किसानों को नहीं दी जा रही थी, आज वो बहुत सब्सिडी कई रूप से दी जाती है। आपने जो go-crete का उदाहरण दिया, तो अगर ये इतना सर्टिफाइड चीज़ है तो इसको लेके जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाती है तो उसके लिए वो मतलब टेंडर पास करती है, तो आप टेंडर ऐसी जगहों पे दीजिए ताकि मतलब लोग भी जाने कि ये इतना मजबूत है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज बनते हैं। उनका प्रश्न ये है कि अगर आपकी चीज़ इतनी अच्छी है तो इसका विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? विस्तार कभी बीज दिखाई नहीं देता। बीजारोपण जब हम करते हैं ना, बीज कभी किसी को दिखाई नहीं देता, फिर वो धीरे धीरे छोटा पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद फिर वो बड़ा वृक्ष बनता है, फिर वो फल देना शुरू करता है। तो अभी तो हमने इसको बीजारोपित किया है और लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास लोग आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से, विभिन्न देशों से, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे जाके अपना काम करेंगे। फिर एक प्रेशर ग्रुप बनेगा जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि एनवायरनमेंट को ठीक करो, go-crete को आगे लाओ। तो ये स्टेप्स होते हैं। पहले समस्या को समझना चाहिए, और समस्या को समझ के हमें ये देखना चाहिए कि पीछे मेरा दादा कैसे करता था, मेरी दादी कैसे करती थी,
और फिर उनको आज के हिसाब से, आज का जो विज्ञान मुझे ज्ञान दे रहा है, उसको उसके अंदर क्लब करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो बाजार है उसने हमें बहुत कुछ दिया, हरित क्रांति ने हमें क्या दिया, मिलेट्स खत्म करके, और हमें धान और गेहूं पे ले आया। उससे पहले हम सभी मिलेट्स खाते थे, फिर हमें पता चला कि ये तो गलती होगी, जो धान है और ये गेहूं है ये अच्छा अन्न नहीं है, इसीलिए अब हम श्री अन्न की तरफ जा रहे हैं, मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होके अगर कुछ बनता है तो वो गलत है और वो गलत ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मलिक, आपने आज बहुत यहाँ एक हम सब की आंखें खोलने का प्रयास किया है, और ये कार्यक्रम के माध्यम से ये बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये होगा, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपके कुछ विचार क्या हैं जो डॉक्टर मलिक ने बताए? अगर आप लिखना चाहें तो sach.org पर आप अपना मेल लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे डॉक्टर मलिक तक पहुंचाने का। लेकिन मेरा आप सबको, युवाओं को एक मैं साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि भारत की जो जेन ज़ी है वो बहुत ही समझदार और बहुत अक्लमंद है, और इनोवेशन यहाँ पे बहुत हमको देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने मुझे सुना, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।